हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आपके अपने चैनल कैरियर अड्डा 121 में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोग डेली एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट करता था, तो आज भी डेली की तरह ही आज भी आपका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? छठा प्रैक्टिस सेट नंबर छठा करेंगे। तो और जो भी दोस्त अपने चैनल कैरियर अड्डा 121 में नए जुड़े हों वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में सब्सक्राइब भी करें और हो सके तो लाइक भी करें। तो चलते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है? एन अमाउंट ऑफ एक कितना है 1,80,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पी क्यू एंड आर इन द रेशियो ऑफ 279। मतलब बोल रहा है कि ये एक अमाउंट है, कितना है? 1,80,000 है। उसको बांटना है किस पी क्यू आर में बांटना है। किस में बांटना है बेटा? पी क्यू आर में बांटना है। और किस रेशियो में बांटना? 2:7:9 के अनुपात में विभाजित करना है। पी और क्यू का कुल हिस्सा आर के बराबर है। जैसा कि यहां पे आपको दिया भी है पी और क्यू। यहां पे पी का कितना है? 2 है, आर का 7 है। तो यहां पे पी और क्यू कितना हो गया? 9 हो गया। और आर आपका कितना हो गया? 9। ये भी 9 हो गया। तो इस अनुपात में बांटना है। यहां पे देखो आंसर जो मैच कर रहा है, यहां पे आंसर गलत आएगा। यहां पे आंसर जो टाइपिंग एरर की वजह से गलत है। तो जो भी आंसर एक्चुअल आंसर है वही हम इसमें देखेंगे। तो यहां पे बोल रहा है 1,80,000 रुपए की जो धनराशि है उसे पी क्यू आर में बांटना है। और बोल रहा है कि पी और क्यू के हिस्सों का अंतर, इन दोनों के हिस्सों का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो बेटा यहां पे ये कितना है टोटल? ये कितना? 2, 7 और 9। यहां पे टोटल कितना है? 18 है। यहां पे टोटल कितना है? 18 है। और यहां पे 1,80,000 है। कितना है? 1,80,000 है। तो यहां के टोटल ये क्या रेशियो का काम क्या है? रेशियो का काम है बांटना है। रेशियो का काम क्या है? बांटना है। किस रेशियो में बांटना है? 2:7:9 के अनुपात में बांटना है। किसको बांटना है? 1,80,000 को बांटना है। कितने को? तो यहां पे भी टोटल दिया है। टोटल कितना दिया बेटा? 18 दिया है। कितना दिया है? 18 यूनिट। ये टोटल कितना दिया है? 18 यूनिट दिया है। और इस 18 यूनिट की वैल्यू यहां पे कितनी दी है? 1,80,000। कितना दिया है? 1,80,000। तो एक की वैल्यू यहां पे, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? एक यूनिट की वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई है? 10,000। कितनी आ जाएगी? 10,000। इस 18 से अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 10,000 आ जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10,000 आ जाएगी। अब इसको हमें बांटना, अब बोल रहा है कि किस अनुपात में विभाजित किया गया। यदि पी और क्यू का कुल हिस्सा आर के हिस्से के बराबर है तो पी और क्यू के हिस्सों का अंतर ज्ञात करना है। यहां से देखो पी और क्यू कितना है? पी आपका 2 है और क्यू कितना है? 7 है। यहां से हमारा अंतर कितना आ रहा है? यहां से अंतर कितना आ रहा है बेटा? 5 आ रहा है। तो 5 यूनिट, यहां से कितना अंतर आ रहा है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू वो पूछ रहा है। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 गुणे कितना आ जाएगा? 10,000। 10,000। तो कितना आ जाएगा? 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50,000। 50,000। तो आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा? दोनों का पी और क्यू के हिस्सों का अंतर कितना आ जाएगा? 50,000 आ जाएगा। जबकि यहां पे कितना दिया है? 5,000 दिया है, जो कि गलत है। तो यहां पे एक 0 और लग जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 50,000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बोल रहा है 8 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 27 दिया है। 8 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 27 दिया है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करें।
यहां पे देखो कोई भी नंबर है या जो भी औसत होता है, औसत पहले तो आपको पता होना चाहिए, औसत हमेशा कहां होता है, मिड पॉइंट में होता है हमेशा। औसत कहां होता है, बीच में होता है। तो यहां पे औसत कितना आपको दिया है, 27 दिया है। कितना दिया है, 27 दिया है। और अब यहां पे जो भी औसत दिया है उसके बाद में आप चाहे 8 से गुणा करें, 5 से करें या 9 से, किसी भी नंबर से अगर गुणा करें, अगर x नंबर से अगर गुणा कर देंगे तो जो एवरेज होगा, एवरेज का उसी नंबर से डायरेक्ट गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पे जो 8 नंबर्स हैं, 8 नंबर्स हैं, जो 8 नंबर्स का एवरेज कितना है, एवरेज आपका दिया है, कितना दिया है, 27 दिया है। कितना दिया, 27। अब जिस नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे प्रत्येक नंबर में, क्योंकि ये प्रत्येक नंबर में, ये आप किससे गुणा कर रहे हैं, प्रत्येक नंबर में 8 से गुणा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप एक बार देखिए, जैसे 1 2 3 4 5, अब ये 5 नंबर हैं, 5 संख्याएं, इनका औसत कहां पे है, औसत कहां पे है, बीच में है। औसत कहां पे है बेटा, बीच में है। औसत आपको अगर दे दिया जाए 3 दे दिया जाए, औसत कितना दे दिया जाए, 3 दे दिया है। अब इसमें अगर 8 से अगर गुणा कर दिया जाए, प्रत्येक नंबर में 8 से अगर गुणा कर दिया जाए, मान लो यहां पे भी 8 से गुणा कर दिया तो 8 यहां पे हो गया, 8 दूनी 16 और 8 तियो 24 और 8 चौकू कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा और 8 5 40 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा। तो यहां पे हमारा औसत क्या आएगा, हमेशा औसत कहां पे रहेगा, मिड पॉइंट में। तो मिड पॉइंट में कितना आ गया, 24 आ गया। तो इसी तरह से अगर 8 से हमने यहां पे गुणा किया तो मिड पॉइंट वाला मतलब औसत, एवरेज से, एवरेज में डायरेक्ट क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो यहां पे बेटा क्या करना है, औसत में हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो औसत हमारा यहां पे कितना दिया है, औसत हमारा दिया है 27 दिया है। अगर औसत हमारा 27 दिया है तो अगर सभी संख्याओं में 8 से अगर गुणा करेंगे तो औसत का भी हम 8 से गुणा कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर। तो क्या हो जाएगा, 27 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 216 आंसर। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 8 से गुणा कर देंगे, वही हमारा हो जाएगा आंसर। आंसर क्या रहेगा, डी पार्ट 216। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, एक परीक्षा में 65% किसमें, गणित में, सॉरी हाँ, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में और 75% अंग्रेजी में और 52% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल हुए। यदि 48 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो ज्ञात करें कि परीक्षा में कुल कितने छात्र शामिल हुए, कुल कितने छात्र शामिल हुए। तो इसको हम कैसे करेंगे बेटा, वेन डायग्राम से बहुत ही इजीली हम सॉल्व कर लेंगे, वेन डायग्राम से बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखो यहां पे 65% किस में है, मैथ में, मैथ में कितने 65 है, और ये इधर हमने क्या लिख लिया, इंग्लिश। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कॉमन किस में है, फेल होने वाले कॉमन नंबर कौन से हैं बेटा, कॉमन नंबर कितना है, 52 है। मतलब जो 52% है वो गणित में भी फेल हुए और इंग्लिश में भी फेल हुए। तो 52 को जहां पे कॉमन वाला पार्ट है, कॉमन वाला पार्ट यहां पे है, तो यहां पे लिख लेंगे 52। अब देखो 52% गणित में भी हुए और किसमें हुए, इंग्लिश में भी हुए। तो अब 65 में से अगर 52 निकाल देंगे, जो सिर्फ गणित में, ना कि वो इंग्लिश में वो पास हुए लेकिन गणित में फेल हुए। तो अगर 65 में से अगर 52 निकाल देंगे तो कितना अंतर आ जाएगा, 65 में से 52 निकालेंगे तो सिर्फ जो गणित में फेल हुए हैं वो कितने परसेंट है, 13% है। अब नेक्स्ट स्टेप में 75% ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में फेल हुए, 75% ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में फेल हुए हैं। तो अब कॉमन वाले कितने, 52 अगर 75 में से अगर घटा देंगे
52, अगर 75 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 75 मतलब 3 और ये 2, कितने परसेंट ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसमें फेल हुए, इंग्लिश में फेल हुए। तो ये क्या है, ये बेटा सारे के सारे क्या है, फेल वाले, सारे के सारे फेल वाले। अगर टोटल किसी भी क्लास में टोटल 100% स्टूडेंट है, कितने हैं, अगर 100% स्टूडेंट है जिसमें से 13 सिर्फ मैथ में, 52 दोनों में, इंग्लिश और गणित दोनों में फेल हुए, 23 सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए, तो इन टोटल को अगर जो फेल वाले हैं तो सिर्फ क्या होंगे, जो दोनों विषयों में पास होने वाले स्टूडेंट होंगे। तो दोनों विषयों में पास होने वाले स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 3 2 5 5 3 8, 3 2 5 5 3 8 और 5 2 7 7 1 8, कितना हो जाएंगे 88% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो या तो दोनों विषयों में फेल हैं या एक विषय में फेल है। तो 100 में से अगर 88 घटाएंगे, 100% में से अगर 88 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 12% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ जो दोनों विषयों में क्या है, पास है 12%। और यही 12% की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 48 दे रखी है। यहां पे दोनों विषयों में पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 12%, और यहां पे दोनों विषयों में पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 48 है। तो 12% की वैल्यू 48 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 चौक 48, तो 1% की वैल्यू 4 हो गई। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100% मतलब 2 जीरो इधर लगाएंगे और उधर भी क्या लगा देंगे, 2 जीरो, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 400 कितनी आ जाएगी। तो आंसर हमारा कौन सा रहेगा, ए वाला। कौन सा रहेगा, ए वाला आंसर रहेगा। क्या आंसर आएगा, 400, 400। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा है आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को 9600 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा बेटा, 9600 रुपए में खरीदा। उसने पहली वस्तु पे 20% की हानि और दूसरी वस्तु पे कितना, 60% का लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य हमें फाइंड आउट करना है। देखो कोई, जैसे हमने क्या मान लिया, एक पहली वस्तु मान ली, ये हमारी क्या फर्स्ट और ये सेकेंड है। एक हमारी ये फर्स्ट है और दूसरी क्या है, सेकंड है। पहली वस्तु पे अगर 20% का हानि होती है, पहली वस्तु पे कितने की हानि हो रही है, पहले अपने आप में क्या होगा, 100% वैल्यू होगी। 100% में अगर 20% की हानि होती है तो बेटा बचेगा कितना, 80 बचेगा ना। कितना बचेगा, 80 बचेगा। और सिमिलर अगर दूसरी जो वस्तु है उस पर 60% का लाभ होता है, तो पहले क्या अपने आप में 100% वैल्यू होगी और 60% का लाभ हो जाता है तो कितना हो जाता है, 100 और प्लस 60 कितना हो जाता है, 160 हो जाता है। कितना हो जाता है, 100 प्लस 60 कितना हो जाता है, 160। ये अगर काटेंगे 8 एकन 8 और 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो फर्स्ट अपॉन कितना हो जाएगा, सेकेंड, फर्स्ट अपॉन सेकेंड का रेशियो मिल जाएगा 2:1। कितना मिल जाएगा, 2:1 या 2/1। तो यहां पे देखो दोनों की हमें वैल्यू कितनी मिल गई, फर्स्ट रेशियो इसे लिख सकते हैं, फर्स्ट रेशियो सेकेंड, ये क्या आपका हो गया 2:1। यहां पे देखो दोनों को मिला के कितना हो जा रहा है, दोनों को मिला के कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। और यहां पे दोनों को मिला के वैल्यू कितनी है बेटा, 9600 है। कितनी है, 9600 है। तो 3 की वैल्यू यहां पे टोटल कितना हुआ, 3 हुआ। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही है, यहां से 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही है, 9600 हो रही है, 9600 हो रही है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6, वो 3 दूनी 6 और 1 मिनट 2 1 3, कितना 3 दूनी, ओ सॉरी हाँ 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6,
एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3200 आ गई। तो यहां पे दोनों वस्तुओं का अलग 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 क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो दोनों वस्तुओं का अलग अलग क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, एक कितना आ जाएगा, कितनी आ जाएगी 32, एक 3200 आ जाएगी और दूसरी क्या आ जाएगी 32 दूनी 6400, कितनी आ जाएगी 6400। तो दोनों आंसर हमारे क्या आएंगे, एक क्या आ जाएगा 3200 और दूसरा 6400, 3200 और 6400। तो आंसर हमारा बेटा क्या रहेगा, ए पार्ट रहेगा। क्या रहेगा, ए पार्ट। तो ये रहा आपका ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं और समय के अनुसार धीरे धीरे क्या होगा, क्वेश्चन को इंप्रूव किया जाएगा। हो सकता थोड़ा मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन कर दिए जाएं, तो इस वजह से ज्यादा मतलब टफ भी नहीं है लेकिन इजी भी नहीं है। तो करना है, अगर जॉब पानी है तो हमें करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना होगा। और डेली आप अपने चैनल कैरियर अड्डा से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक बेईमान विक्रेता, क्या है, एक बेईमान विक्रेता अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह पे कितने 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो बेटा यहां पे क्या करना है, देखो अगर मैं मान के चलता हूं 1 ग्राम वस्तु की कीमत 1 रुपया है, तो 1000 ग्राम वस्तु की कीमत कितनी होगी, 1000 रुपए होगी। 1000 ग्राम वस्तु की कीमत कितनी होगी, 1000 रुपए होगी। लेकिन वो क्या करता है, उसने क्या किया, कह रहा है कि वो क्रय मूल्य पे ही जितने का वो खरीद रहा है, जितने की वो खरीद रहा है उतने में ही वो बेचने का दावा करता है। मतलब कह सकते हैं कि उसने 900 ग्राम 1000 ग्राम उसने खरीदी है 1000 रुपए में, और उसने 950 ग्राम बेच दी है कितने में, 1000 रुपए में। तो यहां से सीधा हमें कितने का लाभ हो रहा है, 50 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने का, उस बेईमान जो व्यापारी है उसको कितने का लाभ हो रहा है। देखो जैसे 1000 ग्राम उसने लिया, 1000 ग्राम, 1 ग्राम की कीमत अगर 1 रुपए है तो 1000 ग्राम की कीमत कितनी होगी, 1000 रुपए होगी। कितनी होगी, 1000 रुपए होगी। लेकिन वो क्या करता है, 1000 ग्राम 1000 रुपए की खरीदी और उसने क्या किया है, 1000 रुपए में 950 ग्राम बेच दिया। कितने, 1000 ग्राम और कितने में बेच दिया, 900 ये बेच दिया है, ये 950 ग्राम 950 ग्राम और उसने बेच कितने में दिया, 1000 रुपए में। पैसे उसने 1 किलो के लिए मतलब 1000 रुपए लिए होंगे और 950 ग्राम उसने दिया, तो फायदा कितने का उठाया, 50 रुपए का। और किस पे, 950 पे। तो कितना आ जाएगा 50 बटे कितना आ जाएगा, 950 ग्राम इंटू 100, यहां से कितना आ जाएगा, 19 आएगा। और 19 से फिर काटेंगे तो 19 पना 95 बचा 5, 19 दूनी 38 और बचा कितना 12, 19 पना 95, 19 छक्का 114, कितना बचा, तो यहां पे 19 पना 95, 19 छक्का 114, यहां पे कितना बचा था, 19 छक्का 114। तो ये आपका कितना आएगा, 5.26% का वो फायदा उठाएगा। कितने परसेंट का, 5.26% का फायदा उठाएगा। इसका एक ऑप्शन हिडन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है।
मतलब सीधा सा वो कह रहा है कि जो 15 वस्तुएं का क्रय मूल क्या होता है, सीपी होता है। डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्रय मूल भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, 15 वस्तुओं का सीपी बराबर क्या है, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल, सेलिंग प्राइस, या लिख सकते हैं एएसपी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एएसपी। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो यहां पे बेटा सीपी अपॉन क्या हो जाएगा, सीपी को यहीं रखा, एएसपी को अगर नीचे इधर लाएंगे तो नीचे आ जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, 10 बटे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 बटे 15, 5 दूनी 10, और ये क्या हो जाएगा, 5 तियो 15। तो बेटा देखो यहां पे सीपी मतलब क्या है, क्रय मूल है, और ये विक्रय मूल कितना है, 3 है। मतलब 2 रुपए में कोई चीज अगर उसने खरीदी और बेच कितने में दे रहा है, बेच वो दे रहा है 3 रुपए में बेच दे रहा है। कितने में बेच दे रहा, 2 रुपए में खरीद रहा है तो 3 रुपए में बेच देता है। तो फायदा कितने का हो रहा है, 1 का फायदा हो रहा। कितने का हो रहा, 1 का फायदा हो रहा। जिस मूल्य पे वो खरीदता है उसको क्या कहते हैं, नीचे, और जितने का फायदा होता है उसको ऊपर। तो 1/2 इंटू 100%, ये कितना आ जाएगा आपका 50%। कितने का उसे प्रॉफिट हुआ, 50%। आंसर कौन सा रहेगा, सी वाला। कौन सा रहेगा, सी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 64% है। यदि अंकित मूल्य पे 12% का बट्टा देने के बाद उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहां पे देखो तीनों चीजें क्या किया है उसने, अलग अलग दे रखी हैं। तीनों चीजें अलग अलग कैसे करेंगे, देखो एक चीज क्या है, एक हमारा यहां पे है सीपी। सीपी को क्या, एक हमारा ये रहा क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं सीपी। दूसरा क्या है, विक्रय मूल्य। इसको अलग अलग हम सबसे पहले क्या करें, अलग अलग लिख लेंगे। और ये क्या है हमारा अंकित मूल्य, ये हमारा रहा अंकित मूल्य। इसको बोलते हैं एएसपी और इसको बोलते हैं एएमपी। मार्क प्राइस को बोलते हैं अंकित मूल्य, और सेलिंग प्राइस को बोलते हैं विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को बोलते हैं सीपी। अब बोला कि अंकित मूल्य का, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। अंकित मूल्य मान के चलते हैं, कितना मानते हैं, 100 मान लेते हैं। और बोल रहा है कि क्रय मूल्य कितना है, 64% है। किसका, अंकित मूल्य का। तो अंकित मूल्य अगर 100 है और 100 का 64% अगर क्रय मूल्य है, तो ये कितना बेटा हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब तो अंकित मूल्य पे 12% का बट्टा देने पर, 12% का बट्टा 100 रुपए की चीज में अगर 12% का बट्टा यानी कि 12% का डिस्काउंट देने के बाद में वो कितने का बेच दे रहा है, 12% का डिस्काउंट देने, 100 पे अगर 12% का डिस्काउंट देता है तो 12 का डिस्काउंट देगा, तो वो बेच कितने में देगा बेटा, 88 में बेच देगा। कितने में बेच देगा, 88 में बेच देगा। इसके बाद में लाभ प्रतिशत, अगर वो कोई भी चीज अगर वो 64 रुपए में खरीदता है, कितने रुपए में खरीदता है, 64 रुपए में खरीदता है, और वो क्या करता है 88 रुपए में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, यहां से अंतर कितना आएगा, कितने का फायदा उठा रहा है, कितने का, 4, और यहां पे कितना 2, 24 का फायदा हो रहा है। और किस पे फायदा हो रहा है, 64 पे फायदा हो रहा है। तो कितना आ जाएगा आंसर, 24 बटे कितना आ जाएगा, 64 इंटू 100, ये क्या 8 तियो 24, 8 तियो 24, 8 अट्ठे 64, कितना आ जाएगा, 8 अट्ठे 64, 300 बटे 8 कितना आ जाएगा, 37.50%। 300 बटे 8 को अगर काटेंगे कितना आ जाएगा, 37.50%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। दो बेटा यहां पे ये रहा आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बोल रहा है 10% तथा 30% के दो क्रमवार बट्टे किस एक बट्टे के समान है, किस एक बट्टे के समान है। पहला बट्टा कितना दिया है 10% का, और दूसरा बट्टा कितना दिया है
वो 30% का बट्टा दिया है, तो बताइए कितने परसेंट का एक बट्टा बनेगा। तो यहां पे बेटा क्या करना है कि दो जब बट्टे दिए, दो दिए हो सकते हैं, दो से ज्यादा दिया, यहां पे तो दो बट्टे दिए हैं, अगर दो से ज्यादा भी दिए होते तो क्या करते, सक्सेसिव लगा सकते हैं, सक्सेसिव लगा सकते हैं, या फिर क्या करेंगे, पहले 10% घटाएंगे, फिर दूसरे बार में क्या करेंगे 30% घटा देंगे। तो यहां पे अगर सक्सेसिव लगाएंगे, सक्सेसिव का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, a+b+ab बटे 100, और ये क्या है, परसेंट का साइन लगाएंगे। तो यहां पे a मतलब पहले कितना घट रहा है, देखो अगर घट रहा है तो माइनस का चिन्ह ले लेंगे, अगर बढ़ रहा है या बट्टा का मतलब क्या हो रहा है, घट रहा होगा, जो प्राइस रेट क्या होगा वो क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। अगर घट रहा है तो क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। अगर यहां पे 10%, पहले 10% घट रहा फिर 30% घट रहा, तो दोनों को अगर वो क्या करे कि दोनों एक बट्टे के बराबर हो जाए, तो यहां पे 10% या 30%, तो यहां पे हम सक्सेसिव लगाएंगे। अगर यहां पे -10 -30, अब इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 30 × 10/100, 0 से 0 घटा, यहां 0 से 0 घटा, तो यहां पे कितना आ गया, ये आ गया -40 आ गया, और यहां पे प्लस का कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहां -40 में से प्लस का 3 जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा, -37। कितना आ गया, -37। इन दो बट्टों को एक साथ अगर देखा जाए तो कितने परसेंट का डिस्काउंट, यहां पे दो बट्टे हैं, एक 10%, एक 30% का डिस्काउंट, तो दोनों बट्टों को मिला के अगर एक साथ बट्टा दे, वो 37% का बट्टा दे दे, तो ये दो बट्टों के बराबर ही होगा। एक पहला बट्टा 10 और दूसरा बट्टा 30% का, दो बट्टे दिए, यहां पे उसने 37% का एक बट्टा दे दिया, तो ये दोनों बट्टे इस बट्टे के क्या होंगे, बराबर होंगे। इन दोनों डिस्काउंट के बराबर एक सिंगल अगर डिस्काउंट दे देगा तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इफ द रेशियो ऑफ, इसमें क्या है बेटा, यहां पे क्वेश्चन थोड़ा लिखा नहीं है, उसको मैं बताता हूं। यहां पे क्या है, ये रेशियो है आपका 10:3, कितना है, 10:3। इंग्लिश वाले पार्ट में दिया है, इंग्लिश वाले पार्ट में कितना है, 10:3 है। इफ द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर इज 10:3, देन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट इज, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, यहां पे कह रहा है किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 5 वर्षों का मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात दिया है। कितना दिया, 10:3 दिया है। मतलब मूलधन कितना है बेटा, मूलधन यहां पे आपका कितना है, 10 है, और साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज 3 है। तो वो पूछ क्या रहा है, इंटरेस्ट पूछ रहा है, और कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। तो मूल ब्याज बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या होता है, 100/100। अब यहां पे बेटा साधारण ब्याज कितना है, 3 है, तो 3 यहां पे हमने लिख दिया, और मूलधन कितना है, 10 है, तो 10 लिख दिया, 10, और दर पूछा गया तो आर लिख दिया, और समय कितना है, 5 है, 5 लिख दिया, बटे 100, तो 100 लिख दिया। इस 0 से इस 0 को काट दिया। अब यहां पे कितना हो जाएगा, 30 बटे ये 5 से काट दो, ये 2 बार, और तो रेट बराबर क्या आ जाएगा, रेट बराबर कितना आ जाएगा, 6% आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 6%। आंसर क्या रहेगा, 6%। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका, ए वाला रहेगा। कौन सा ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है
कह रहा है किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः कितना है। चक्र ब्याज पहले क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 40.80 और यहां पे कितना है 40 रुपए। वो यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 40.80 है और यहां पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है 40 रुपए। तो ब्याज की दर तथा मूलधन ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले यहां पे हम क्या करेंगे, रेट देखो यहां पे क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में बेटा क्या होता है, जो ब्याज आता है एक साल में जो ब्याज आता है उस पे भी क्या पड़ता है, ब्याज पड़ता है। तो यहां पे देखो, यहां पे ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 40 मिला। कितना मिला 40 मिला। तो यहां पे एक साल में यहां पे अगर 2 साल में ब्याज मिला है, 2 साल में 2 ईयर में, ये आपका कितनी ईयर में 2 ईयर में मिला है ब्याज कितना 40 रुपए मिला है, 40 रुपए मिला। तो 1 ईयर में कितना ब्याज मिलेगा, 1 ईयर में कितना मिलेगा 20 रुपीज मिलेगा, 20 रुपीज मिलेगा। अब 20 रुपए पे कितना ब्याज मिल रहा है, कितना ब्याज मिल रहा है 80 पैसे मिल रहा है। इस 20 रुपए पे अब क्या होता है, ये जो 80 पैसा है क्या है, ये जो आपका 80 पैसा है, 80 पैसा इसी 20 रुपए पे ब्याज मिला है। ये जो एक्स्ट्रा जो 80 पैसा दिख रहा है आपको ना, 80 पैसा वो 20 रुपए पे ब्याज मिला है। कितने पे ब्याज मिला 20 रुपए पे ब्याज मिला। तो 20 रुपए पे अगर ब्याज 80 रुपए मिल रहा है तो 20 रुपए में तो परसेंट कितने परसेंट का, तो बोलेंगे 0.80 अपॉन 20 इंटू कितना हो जाएगा 100 और यही आपका क्या होगा रेट आएगा। तो यहां पे अगर 2 जीरो लगा, 2 जीरो से क्या कर सकते हैं हम पॉइंट को हटा सकते हैं और यहां पे कितना आ जाएगा 20 चौगु 80 कितना आ जाएगा 4%। कितना आ गया 4%। बेटा यहां पे अगर देखेंगे आंसर अगर देखेंगे तो 4% किसमें एक ही में है, किसमें एक ही में है। अब अगर मूलधन निकालना हो यहां पे तो हमें क्या मिल गया इंटरेस्ट मिल गया। अब हमें क्या निकालना है मूलधन निकालना है। तो मूलधन ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज हमें पता है, ब्याज हमें पता है कितना एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है, एक साल में ब्याज मिल रहा है 20 मिल रहा है और मूलधन हमें निकालना है। तो मूलधन लिख लिया इनटू रेट हमें पता है 4 का है और एक साल कितने में, एक साल में बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहां से 4 से काटा तो यहां पे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25 दूनी 50, 25 का यहां पे अगर यहां पे 25 का इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 दूनी 50। तो यहां पे मूलधन आपका कितना निकल आएगा बेटा, मूलधन आपका निकल आएगा 500 रुपए। कितना निकल आएगा 500 रुपए। तो ये रहा आपका मूलधन और ये रहा आपका इंटरेस्ट रेट कितना 4% और 500 रुपए। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कह रहा एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात दिया है। किसका दिया, स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात दिया है। कितना दिया बेटा 3:5। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, कितना कम है 40 कम है। तो यहां पे स्त्री और पुरुष का अंतर कितना दिया है, अंतर कितना है 2 है। और इसी 2 की वैल्यू, इसी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है बेटा, इसी 2 यूनिट की वैल्यू है आपकी कितनी है 40 है। इसी 2 यूनिट की वैल्यू 40 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी बेटा 20 आ जाएगी। तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं, तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं, यहां से बेटा कितना है 5 3 8 कर्मचारी। कितने हैं 8 कर्मचारी। तो 8 यूनिट की वो वैल्यू पूछ रहा है। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 8 यूनिट की वैल्यू
8 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 8 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 160 कर्मचारी उस कारखाने में कितने कर्मचारी हैं टोटल, 160 कर्मचारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये 1 मिनट, चलो ये रहा, ये बीच में है, ये इधर उधर हो नहीं रहा है, तो ये हम एक साइड में करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है ए और बी एक काम को 12 दिन में, ए और बी मिलके एक काम को 12 दिन में कर रहे हैं। सेम काम बी और सी मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं, तथा सी और ए मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो सबसे पहले बेटा इसमें क्या पता होना चाहिए, देखो उनके बीच में हमें रिलेशन पता होना चाहिए। किसके बीच में, काम और कार्य क्षमता और समय के बीच में। तो कार्य बराबर क्या होता है, यहां से हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कार्य बराबर क्या होता है। कार्य बराबर होता है कार्य क्षमता इनटू क्या होता है, समय। कार्य क्षमता इनटू समय, ये तो हमारा फॉर्मूला। अब यहां से अगर कोई भी 2 चीजें दी होंगी तो तीसरी चीज हम आसानी से इजीली निकाल लेंगे। तो यहां से देखो बेटा, यहां पे क्या है, ए प्लस बी दोनों मिलके कितने दिन में काम कर ले रहे हैं, ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में, 12 दिन में काम कर ले रहे हैं। ए और बी मिलके कितने दिन में कर ले रहे हैं, 12 दिन में कर ले रहे हैं। और यहां से बी और सी मिलके कितने दिन में कर ले रहे हैं, 8 दिन में काम कर ले रहे हैं। सी और ए मतलब सी प्लस ए, ये दोनों मिलके कितने दिन में काम कर ले रहे हैं बेटा, 6 दिन में काम कर ले रहे हैं। सबसे पहले इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम ही हमारा क्या होता है, काम होता है। एलसीएम ही हमारा काम होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 6 8 48, 8 6 48 और 12 चौक 48। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 48। कितना आ गया, 48 हमारा आ गया, एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता निकालेंगे। ए और बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 12 चौगु 48 और 8 छंग 48, 6 8 48। तो ए और बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 4, बी और सी की 6, सी और ए की 8। तो इस तरह से हमें सबकी कार्य क्षमता मिल गई। अब अगर हम ए और बी सी तीनों की कार्य क्षमता निकालेंगे तो यहां से क्या कर सकते हैं, इधर का क्या करेंगे बेटा, ये वाला, ये सारा का सारा, ये पोर्शन ये जोड़ देंगे, और यहां पे हमें कार्य क्षमता ये हमें दी हुई है, इसको हम एक साथ जोड़ देंगे। तो यहां से इसको अगर जोड़ेंगे तो 2 ए हो रहे हैं, 2 बी हो रहे हैं, 2 सी हो रहे हैं। तो यहां पे 2a प्लस बी प्लस सी, और इधर कितना आ रहा है, 6 4 10 और 8 18। कितना आ रहा है, 18। 2 से अगर काटेंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 9 आ रही है। ए प्लस बी प्लस सी की मतलब ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी बेटा, इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अब बोल क्या रहा है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। टोटल बेटा काम कितना है, टोटल बेटा काम है 48 काम है। कितना है, टोटल काम 48 है। तो यहां से ए बी सी की इफिशियंसी कितनी है, 9 है। ए बी सी की इफिशियंसी कितनी है, 9 है। और बी अकेला
तो बी किसमें नहीं है, बी इसमें भी है, इसमें भी है, तो सी और ए की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, सी और ए की कार्य क्षमता कितनी है, 8 है। तो 8 प्लस कितना हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बी की कार्य क्षमता 1 आ जाएगी। यहां पे टोटल काम कितना है, टोटल यहां पे काम दिया है 48 काम है, तो और बी की काम करने की क्षमता कितनी है, सिर्फ 1 है, 1 यूनिट बी काम कर सकता है। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टाइम बराबर आ जाएगा कार्य बटे वर्ग बटे एफिशिएंसी, मतलब कार्य, टाइम बराबर समय बराबर काम बटे कार्य क्षमता, समय बराबर कार्य बटे कार्य क्षमता। कार्य कितना है बेटा, कार्य है 48 और कार्य क्षमता कितनी है, 1, तो आ जाएगा 48 दिन। कितना आ जाएगा, 48 दिन। वो कितने दिन में काम कर लेगा बेटा, 48 दिन में। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा रहा ये आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं एक खेत को 43 दिन में जोत सकते हैं तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं उसी खेत को कितने दिन में, 7 पुरुष और 5 महिलाएं उसी खेत को कितने दिनों में जोतेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। 3 पुरुष या 4 महिलाएं एक खेत को 43 दिन में जोत सकते हैं। सबसे पहले बेटा इसमें क्या करेंगे, इनका क्या निकालेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे। देखो जो काम पुरुष 3 दिन में कर ले रहा, वही काम महिला कितने दिन में करती है, 4 दिन में करती है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, 3 मैन की जो कार्य क्षमता है वो 4 वुमेन की कार्य क्षमता के बराबर है। तो यहां पे मैन अपॉन क्या हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा। यहां पे 4 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहां से हमें कार्य करने की क्षमता मिल गई। तो यहां पे एक किसी को हम ले लेंगे, बताओ बेटा, यहां पे मैन को ले लूं या वुमेन को ले लूं, मैन को लूं या वुमेन को, चलो ठीक है, यहां पे हम ले लेते हैं वुमेन को ले लेते हैं। तो यहां पे कितना, 4 वुमेन कितने दिन में कर रहे हैं, 40 डेज में कर रहे हैं। 4 वुमेन 43 दिन में जो काम कर रहे हैं, वही कितने, 5 वुमेन प्लस 7 मैन मिलके कितने दिन में करेंगे, डी दिन में कर लेंगे। तो यहां पे 4 गुणे वुमेन की कार्य क्षमता बेटा कितनी है, 3 है, तो यहां पे 3 लिख देंगे, इंटू कितना, 43 बराबर क्या आ जाएगा, 43 बराबर आपका आ जाएगा 5 गुणे वुमेन का 3 प्लस 7 गुणे 4 इंटू डी। अब यहां पे 5 15, 7 को 28, 28 और 15 कितना होता है, 43 होता है। 43 डी बराबर कितना आ जाएगा, 12 गुणे 43, और इस बेटा 43 से 43 कट गया, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, डी बराबर आपका आ जाएगा 12 दिन। कितना आ जाएगा, 12 दिन। आंसर क्या आएगा, डी पार्ट 12 दिन। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है, क्या कह रहा है, 2 रेलगाड़ियों की गतियों का अनुपात क्या होगा। जो 2 रेलगाड़ियां दी हैं उन गाड़ियों का अनुपात क्या होगा। यदि पहली वाली क्या है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, और दूसरी वाली 10 मीटर प्रति घंटा, वो प्रति सेकेंड की गति से चल रही है, तो उनकी गतियों का अनुपात पूछना है। यहां पे बेटा क्या करना है, या फिर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदल लो, या किसको, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। तो यहां पे अगर 45 किलोमीटर पर आवर बटे क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम यहां पे किलोमीटर, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 5/18, कितना आ जाएगा,
5/18, तो इसको लिख सकते हैं 45 गुणे 5/18 और अपॉन कितना आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10। तो यहां पे आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 पना 45, 9 पना 45, ये 5 दूनी 10, तो यहां पे बेटा आ गया 5/4। कितना आ गया 5/4। तो आंसर बेटा कौन सा आएगा 5:4 का अनुपात आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5:4। देखो यहां पे क्या करते हैं, जब किलोमीटर पर आवर में है, जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर बदलना है तो ऊपर वाला 5 होगा, नीचे वाला 18। जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना है तो बड़ा वाला नंबर ऊपर, बड़ी इकाई में बदलना है तो बड़ा वाला ऊपर नंबर होगा, छोटा वाला नीचे। जब छोटी इकाई में बदलना है तो छोटा वाला नंबर ऊपर, बड़ा वाला नीचे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 5:, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 110 मीटर है, कितना है 110 मीटर है, एक स्टेशन को 36 किलोमीटर पर आवर की गति से पार करती है, तो किसी बिंदु को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। तो यहां पे बेटा क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है बेटा, दूरी है हमारी 110 अपॉन कितना है तो समय कितना लगेगा, तो समय बराबर क्या आ जाएगा, समय इस साइड में आ जाएगा, समय बराबर दूरी बटे क्या आ जाएगी चाल। अब यहां पे देखो 36 है, 36 किलोमीटर, छोटी इकाई में बदलना है तो छोटे वाले नंबर को ऊपर 5 और नीचे वाले को 18। 18 से काटेंगे, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, तो ये 5 दूनी 10 को 0, तो यहां पे समय बराबर बेटा आ जाएगा, समय बराबर क्या आ जाएगा 10 सेकेंड में। कितना आ जाएगा 10 सेकेंड में, तो 11 सेकेंड में। तो आंसर हमारा क्या आएगा, वो किसी पॉइंट या किसी बिंदु को कितने सेकंड में पार कर लेगा, 11 सेकंड में पार कर लेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपकी स्क्रीन पे, ये रहा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है, इससे जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विरुद्ध मतलब अपोजिट साइड, जिस साइड में धारा जा रही है उसके अपोजिट साइड में 7.7 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। धारा के खिलाफ जब चलेगा ना तो क्या होता है, देखो नाव की चाल कितनी है, नाव की चाल अगर मान के चलते हैं, नाव की चाल मान लो x है और x बराबर कितना है 7 किलोमीटर। कितना है बेटा 7 किलोमीटर पर आवर। और धारा मतलब जो धारा की स्पीड कितनी है, मान लो बाई की चाल कितनी है 1.5 किलोमीटर पर आवर। कितना है 1.5 किलोमीटर पर आवर है। अब देखो अगर धारा की, सपोज ये मान लो हमारी नदी है, नदी इस तरह से हमारी बह रही है, इस तरह से हमारी नदी बह रही है, ये बह रही है। अब अगर देखा जाए, अगर जब नदी इस डायरेक्शन में बह रही है और उसी डायरेक्शन में क्या है, एक जो इसकी धारा की चाल कितनी है 1.5 किलोमीटर और नाव की चाल कितनी है 7 किलोमीटर। अगर इस डायरेक्शन में नाव जा रही, जिस डायरेक्शन में क्या है नदी बह रही है, तो क्या होगा, ये 7 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर दोनों क्या हो, स्पीडें जुड़ जाएंगी, दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो क्या होता है, अगर धारा के डायरेक्शन में जाती
तो कितना स्पीड हो जाती है, 7 1 8 8.5 हो जाती है। लेकिन ये क्या कह रहा है, धारा के अपोजिट डायरेक्शन में, जिस साइड में धारा जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या हो जाएगी, तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा। तो स्पीड बराबर क्या आ जाएगी, स्पीड बराबर क्या आ जाएगी, 7 माइनस 1.5 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5.5 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा 5.5 किलोमीटर पर आवर। अब क्या है, कह रहा है दूरी तय करने में कितना समय में लगेगा। तो चाल बराबर क्या होती है, चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, समय और समय पूछ रहा है तो समय बराबर क्या आ जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहां पे दूरी बेटा कितनी है, 7.5 है और 7.7 है और चाल कितनी है 5.5 है। तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 7/5 आ जाएगा, 7/5 आएगा। और 5 को अगर काटेंगे तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 एकन 5, 5 एकन 5 और प्लस 2/5 आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। और क्या 1 घंटे में 60 मिनट होता, तो 60 से अगर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, तो 1 घंटा 24 मिनट। कितना आ जाएगा बेटा, 1 घंटा 24 मिनट। तो 1 घंटा 24 मिनट किस ऑप्शन में है बेटा, किस ऑप्शन में है, 1 घंटा 24 मिनट सी ऑप्शन में है। क्या रहा, ये सी वाला पार्ट आपका आंसर रहेगा। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह से आप जुड़े रहिए अपने चैनल कैरियर अड्डा 1 to 1 पे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्त और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और जो करीबियों के साथ भी शेयर करें। अगर हो सके आपको, अगर चैनल आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक भी कर दें, तो जिससे क्या है, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।